हे एवरीवन, अब स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया जो मीणा जनजाति है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। भील और मीणा जनजाति एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन दो जनजातियों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर जो पिछले वीडियो हमने जो पिछली क्लासेस ली उनके आपको देखना है वीडियोस, तो आई बटन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी है? मीणा। और सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, सबसे प्राचीन जनजाति है। तो ज़्यादातर बच्चों के माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि प्राचीन जनजाति यही क्यों है। ठीक है, जो प्राचीन ग्रंथ है पुराणों में ही इनकी चर्चा है। जो भील जनजाति है इसके बारे में इनमें चर्चा है। पहले हम बात कर लेते हैं प्राचीन जनजाति कैसे है। रामायण और महाभारत शायद ये सबने देखी होगी। ठीक है, सबने ये देखा होगा। उसमें क्लियरली मेंशन है, क्लियरली बताया गया है। आपको पता है रामायण में सबरी के बारे में तो आपको पता होगा। सबरी कौन थी? कौन थी? गुरु मतंग की शिष्या थी। गुरु मतंग है, उनकी शिष्या थी। सबरी के खट्टे बेर, जो झूठे बेर रामायण में श्री राम जी ने खाए थे। ध्यान रखिएगा, याद है आपको सबको, आपने देखा होगा श्री राम जी ने सबरी के खट्टे बेरों को, जो पहले उनके जो सबरी है उन्होंने, जो एक भीलनी थी, इन्होंने पहले झाड़ियों से वो बेर तोड़ के लेके आई थी। तो उन बेड़ों को चक चक के वो लेके आई थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि खट्टा बेर श्री राम, भगवान श्री राम के मुंह में ना चला जाए। ठीक है, तो सबरी का एक आपको ये है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं भगवान राम के पैर किसने धोए थे? पता है, केवट ने। भगवान श्री राम जी के केवट ने श्री राम जी के पैर धोए थे, वो भी एक भील था। ठीक है, और इसके अलावा वाल्मीकि कौन थे? आपको पता है, वाल्मीकि भी एक भील थे दोस्तों। वाल्मीकि थे, वो भी भील थे, रामायण के रचयिता थे। ठीक है, रामायण यहाँ पे 3 आपको मैंने साक्ष्य बताए, वो इजीली आपको पता रहेगा। ठीक है, प्राचीन जनजाति कैसे याद रखेगा। और महाभारत में भी इसका है साक्ष्य। एकलव्य कौन था? एकलव्य भी भील था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, रामायण और महाभारत बहुत ही पुराने हैं, इसलिए रामायण और महाभारत में इनकी चर्चा है। एकलव्य कौन था? भील था। वाल्मीकि कौन थे? वो भी भील के पुत्र थे। और यार सबरी कौन थी? सबरी भी भीलनी थी। और केवट कौन था? वो भी भील था। ठीक है, याद हो गया आपको, ये यहां पे क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन बना, सबसे पुरानी जनजाति। ठीक है, दूसरी बड़ी जनजाति। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति और दूसरी बड़ी जनजाति और सबसे पुरानी जनजाति। ठीक है,
और पहली कौन सी है? मीणा। ठीक है, यहां पे ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे, भील कहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? मैप अच्छा नहीं बना, ये राजस्थान का मैप है। सबसे ज्यादा भील दक्षिणी दिशा में, जो साउथ दिशा है वहां पाए जाते हैं। सबसे बहुतायत मात्रा में सबसे ज्यादा भील उदयपुर में निवास करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए भील जनजाति सबसे ज्यादा कौन से जिले में रहती है या निवास करती है, तो उदयपुर में। उसके बाद में बांसवाड़ा, ठीक है, उसके बाद में बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर और फिर चित्तौड़गढ़। ठीक है, यहां पे ये क्लियर हो गया। ठीक है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ क्लियर हो गया। जो भील जनजाति है सबसे ज्यादा कहां निवास करती हैं, तो उदयपुर में निवास करती है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं, आपके 3 से 4 क्वेश्चन ये प्रिपेयर हो गए। यहां पे बात कर लेते हैं भीलों का साहित्य में नाम क्या था। ठीक है, भीलों का साहित्य में, जो पुराने साहित्य में, उनका नाम क्या था? निषाद और पुलिंद। निषाद और पुलिंद। ठीक है, निषाद और पुलिंद। यहां पे निषाद जो भीलों को भगवान शंकर है उनका से उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों भगवान शंकर जी हैं, उनसे उत्पत्ति मानी जाती है, भगवान शंकर का पुत्र माना जाता है। अब बात करते हैं निषाद क्यों पड़ा। वाल्मीकि जी ने जो कोच और कोचरी है, कचोर और कोचरी है, उनको परिणय लीला करते हुए देखा था। ठीक है, कचोर और कोचरी प्रणय लीला करते हुए देखा था, और इस देखते हुए शिकारी ने, किसी शिकारी ने, जो भील था, उसने इनकी शिकार कर लिया था। शिकार करते हुए कचोर को उन्हें तीर मार दिया था। उसे कोचरी, जो कोचरी है, वो चिल्लाने लगी थी। वहीं वाल्मीकि जी ने ये कहा था, हे निषाद, हे निषाद, तुम्हें कभी भी, ठीक है, हे निषाद, तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तूने प्रणय लीला करते हुए करोच और कचोरी को, कोचरी को मारा है, तूने हत्या की है। तो यहां पे निषाद नाम पड़ा। ठीक है, निषाद नाम पड़ा। यहां पे कचोर है, जो कचोर है वो मारा गया था, उसने मार डाला था। ठीक है, इसीलिए उसका निषाद और पुलिंद नाम पड़ा। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों में। यहां पे ये क्लियर हो गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं, राजस्थान में भील उदयपुर बांसवाड़ा में निवास करते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं, भील जहां रहते हैं, जहां रहते हैं उसे क्या नाम, भूमट कहा जाता है। भील जहां बहुत ज्यादा मात्रा में रहते, उस भूमि को भूमट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भील शब्द बील से लिया गया है, नीचे बील से लिया।
बील का मतलब क्या है दोस्तों? आपको बील का मतलब क्या है? बील का मतलब है तीर कमान। ध्यान रखिएगा, तीर कमान क्या है? तीर कमान नाम है। मतलब तीर कमान चलाने में निपुण, बील का मतलब। ठीक है, बील का मतलब क्या है? तीर कमान चलाने में निपुण, इसीलिए इसको बील शब्द से भील पड़ा था। ठीक है, अब दोबारा क्लियर कर लीजिएगा। भील जहां बहुल्य मात्रा में निवास करते हैं, बहुत मात्रा में, उसको भोमट कहा जाता है। ठीक है, भील किससे पड़ा? बील सबसे। बील कहा है तीर कमान, तीर कमान चलाने वाला। अब बात करते हैं, भीलों को भगवान शंकर का पुत्र माना जाता है। ठीक है, और बात करें, जेम्सटोड, जो जेम्सटोड थे, उन्होंने भीलों को वन पुत्र बताया है। राजस्थान के इतिहास में भीलों को वन पुत्र बताया है। यहां पे ये क्लियर हो गया, वन पुत्र किसने बताया है? जो राजस्थान के इतिहासकार थे जेम्सटोड, कर्नल जेम्सटोड ने वन पुत्र बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। टोलमो है, टोलमो ने उनको तीरंदाज, टोलमो है, उन्होंने फ्लाइट और तीरंदाज बताया है। ठीक है, तीरंदाज व, और रोने ने, रोने की बात करें, रोने ने मूल निवास रोने हैं, उन्होंने भीलों का कहां के मूल निवासी बताया है? उन्होंने मारवाड़ का, मारवाड़ का मूल निवासी बताया है। ध्यान रखिएगा। और डीएन, ये लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता, काफी डीपली है। मजमूजदार, जो मजमूजदार है, उन्होंने निग्रोट प्रजाति से संबंध बताया है। निग्रो प्रजाति है, निग्रोट प्रजाति है, उससे भीलों का संबंध बताया है। किसे? निग्रोट प्रजाति से संबंध बताया है। और जीएस थॉमसन ने भील व्याकरण लिखी थी, भीली व्याकरण लिखी थी। ठीक है, दोबारा यहां पर देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं अपन एक बार, स्टार्टिंग से क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भीलों का नाम निषाद और पुलिंद किसने बताया है? वाल्मीकि जी ने कचोर और कचोरी को क्या करते हुए देखा था? क्या करते हुए देखा था? याद करिएगा, अभी मैंने बताया था आपको, क्या करते? प्रणप लीला करते हुए देखा था। देखते हुए एक शिकारी ने कचोर को तीर मार के उसका शिकार कर लिया था, इसलिए कचोरी है, कोचरी है, जो कचोरी कोचरी है, तो स्त्रीलिंग है ये कचोर की। उसने चिल्लाया, ठीक है, क्यों चिल्लाया? क्योंकि इसको मार गिराया था। तो उसी समय वाल्मीकि जी ने ये कहा था, हे निषाद, तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। तो यही निषाद नाम पड़ा। भीलों को भगवान शंकर का पुत्र बताया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
भील जनजाति जहां बहुतायत मात्रा में पाई जाती है उस स्थान को, उस भूमि को भूमट कहते हैं। ध्यान क्या, भूमट कहते हैं। भील शब्द किससे पड़ा, बील से। बील का मतलब क्या है, तीर कमान चलाने में जो निपुण है, भील। ठीक है, शंकर का पुत्र बताया गया है और जेम्स टोड के अनुसार इनको वन पुत्र बताया गया। जो राजस्थान के इतिहासकार थे उन्होंने वन पुत्र बताया। अब बात है, टॉलम ने फ्लाइट या तीरंदाज उनको बताया है, नामकरण दिया है क्या, तीरंदाज। उसके अलावा रोने हैं, रोने ने भीलों का मूल निवास मारवाड़ बताया है, मारवाड़ बताया है। डी.एन. मजमूदार ने निग्रोट प्रजाति से इनका संबंध बताया है, भीलों का निग्रोट प्रजाति से संबंध बताया है। जी.एस. थॉमस ने भीली व्याकरण की रचना की थी, भीली व्याकरण की रचना की थी या लिखी थी। यहां पे हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। अब बात करते हैं भीलों के कुल देवता। चलो इससे पहले मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। ठीक है, कहानी यूं है, भगवान शंकर है। ठीक है, भगवान शंकर, चलो नेक्स्ट बात करेंगे कुछ देर बाद में, पहले हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, फिर हम बात करें कुल देवता। भीलों के कुल देवता कौन है, टोटम। ध्यान रखिएगा, भीलों के कुल देवता, कुल देवी है आमजा माता। ठीक है, आमजा माता या केलड़ा माता। ध्यान रखिएगा, उलोक देवी कौन सी है, या विवाह की देवी भी इनको बोला जाता है, भराड़ी माता। ठीक है, विवाह की देवी किसे बोलते हैं, भराड़ी माता को। ध्यान रखिएगा, भराड़ी माता को। अब हम बात कर लेते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के भील होते हैं, दो प्रकार के भीलों की हम बात करेंगे। लंगोटिया भील, ठीक है, लंगोटिया भील और पोतीदा भील। इनके नाम से ही क्लियर है। ठीक है, लंगोटिया भील और पोतीदा भील। यहां पे क्लियर है, जो लंगोट पहनते हैं, ध्यान रखिएगा, लंगोट पहनते हैं, इनको क्या कहते हैं, लंगोट को खोयतू बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, लंगोट को क्या बोलते हैं भीलों में, खोयतू। ठीक है, और जो पोतीदा भील है, यहां पे पोतीदा से ही क्लियर हो जाता है, जो पोतीदादा पगड़ी, पगड़ी और धोती पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दो भीलों में अंतर क्या है, लंगोटिया भील जो लंगोट पहनते हैं उनको खोयतू पहनते हैं, और पोतीदादा भील उनको पगड़ी और धोती पहनते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के झंडे में, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के झंडे में राणा पुंजा जो भील थे और महाराणा प्रताप दोनों का चिन्ह पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो मेवाड़ का राज चिन्ह है, उनकी दोनों तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ राणा पुंजा जो भील थे उनका प्रतीक चिन्ह पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों ने ही, महाराणा प्रताप और महाराणा पुंजा ने ही जो मुगल सेना को
मेवाड़ को सुरक्षित रखा था। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ को सुरक्षित रखा था, ध्यान रखिएगा। और जो मेवाड़ में मुगल समय भीलों समुदाय को क्या ओहदे दिए प्राप्त हुए थे, क्या क्या ओहदे दिए गए थे भीलों को? रावत, भूमिया और जागीरदार। ठीक है, रावत, भूमिया और जागीरदार के ओहदे दिए गए थे। जो उच्च ओहदे हैं वो प्राप्त किए थे भील समुदाय ने। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अपन। निवास क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भीलों के निवास क्षेत्र को, निवास क्षेत्र में अपन बात करेंगे टापरा से। टापरा, कू, फला, पाल, पालवी और गमेती। एक घर को क्या बोलते हैं? जो एक घर है उसे क्या बोलते हैं? पाल। सॉरी, पाल नहीं, टापरा। जो एक घर है और बहुत सारे टापरा मिलकर 2 से 3, ये कू बोलते हैं। मतलब 3 से 4 जो घर मिल जाते हैं उनको कू बोलते हैं। और 2 से 3 कू मिलकर क्या करते हैं? फला बोलते हैं उसे। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा जा चुका है। उसके अलावा राजस्थान पुलिस में भी पूछा जा चुका है कू का। ठीक है, अब बात करते हैं फिर 2 से 3 फला मिलकर, यानी कि एक गांव बन जाता है। वो गांव मिलके उसे क्या बोलते हैं? पाल बोलते हैं। ठीक है, पाल बोलते हैं। और इस पाल का जो मुखिया होता है उसे पालवी बोलते हैं। ठीक है, एक गांव का मुखिया पालवी होता है और बहुत से गांवों के मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, गमेती है जो भील जनजाति के मुखिया को, गांवों के मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। जो क्षेत्र वाला है क्या क्या, किस प्रकार क्या क्षेत्र होगा। और भूमट का आपको पता है क्षेत्र क्या बोलते हैं? जो जहां भील बहुलय मात्रा में क्षेत्र होता है, बहुल्य क्षेत्र, उसे क्या बोलते हैं? भूमट बोलते हैं। आप ये क्लियर कर लीजिएगा ये चीज। ठीक है, यहां पे दोबारा एक बार बता देता हूं। टापरा एक घर को बोलते हैं। 2 से 3 घरों को क्या बोलते हैं? जो मिलकर कू बोलते हैं। और कू जो 3 से 4 घर, जो छोटा एक ढाणी बात करते हैं अपन, एक लोकल ढाणी को फला बोलते हैं। और 2 से 3 ढाणी मिलके एक बड़ी ढाणी होती है उसे पाल बोलते हैं। इस पाल के मुखिया को पालवी बोलते हैं। और इस 2 से 3 गांवों के जो पाल हैं, 2 से 3 गांवों के मुखिया को गमेती बोलते हैं। और जहां बहुतायत मात्रा में भील पाए जाते हैं, बहुल्य मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में भील पाए, उसी भूमि को भूमट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो कृषि की बात कर लेते हैं। कृषि, दजिया या
चुमटी, चिमाता और जूनिंग। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहां पे मैं एक बता देता हूं, पहाड़ बना देता हूं। ठीक है, जहां जो मैदानी भाग है, ठीक है, उनके जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती दजिया कहलाती है या झुमटी कहलाती है। जो मैदानी भाग है उनमें खेती की जाती है वो झुमटी कहलाती है। और झूमिंग खेती क्या है? जो झूमिंग खेती या चिमाता है, चिमाता जो पहाड़ी भागों में की जाती है, पहाड़ी ढाल में की जाती है, उसे चिमाता बोलते हैं। ये ऐसे याद ना रहे तो चिमाता में माता का स्थान हमारा सबसे ऊपर होता है हमारे, तो चिमाता जो ऊंचे स्थान पे खेती की जाती है उसे चिमाता या झूमिंग खेती की जाती है, पहाड़ी ढालों में की जाती है, उसे चिमाता कहते हैं। और दजिया, दाजिया, दाजिया मतलब जो मैदानी भागों में झुमिट खेती की जाती है, उससे झुमिट खेती की जाती है, उसे दजिया बोलते हैं। आप एक ही याद रखिएगा, चिमाता और दजिया में आप ची माता याद रखिएगा, माता का स्थान हमारे सबसे सर्वोच्च रहता है, तो ऊपर खेती की जाती है उसे चिमाता बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका? काफी इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन यहां से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। क्या? भील जनजाति के व्यक्ति, ठीक है, भील जनजाति के व्यक्ति, अटक क्या है? अटक गोत्र, ठीक है। गोत्र कैसे है? जैसे चौधरी या जाट, ये क्या हो गई? एक जाति है। या यादव, ये एक जाति है। इस जाति के गोत्र बहुत से हैं, जैसे चारण हो गया। इसके अलावा यादवों में आप ये गोत्र हैं, ध्यान रखिएगा, ये गोत्र हैं। अटक का मतलब गोत्र होने वाला है। ये बोले भाई साहब आपकी अटक बताइए, अटक बताइए मतलब आपकी गोत्र क्या है। यहां पे हम बात कर लेते हैं खातोदिया। यादवों में ये गोत्र है। अलग अलग जातियों में गोत्र अलग अलग रहती हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। गमेती, व्यक्ति विशेष की बात करें अपन, भील जनजाति के व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। गमेती, गमेती क्या है? भीलों के गांवों का मुखिया, जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में आ चुका है दोस्तों। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, आ चुका है। अब बात करते हैं आगे, पालवी, पाल का मुखिया, पाल का मुखिया, ठीक है, पाल का मुखिया होता है पालवी। ध्यान रखिएगा, पाल क्या है? जो 3 से 4 एक तरीके से एक ढाणी होता है, ठीक है, उसका मुखिया पालवी होता है।
बागड़ी। तो इसके अलावा और भी इसके बारे में पालवी ये होता है, जो पालवी जो इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं पालवी जो ऊंची पहाड़ियों पे रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भील ऊंची पहाड़ियों पे रहते हैं। बागड़ी जो मैदानी भागों में रहते हैं, मैदान में रहते हैं। ठीक है, मैदानों में रहते हैं, वो बागड़ी भील होते हैं या बागड़ी होते हैं, बागड़ी होते हैं यहां पे। अब आगे बात है बोलावा। बोलावा का मतलब मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति। बुलावो आयो है, या एक लोकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, आपको बुलावो आयो है मतलब मार्गदर्शन करने वाला। भोपा क्या होता है? भील जनजाति में झाड़ फूंक करता है, जो झाड़ फूंक करता है उसे भोपा बोलते हैं। इसके अलावा भगत, जो भील जनजाति में धार्मिक संस्कार संपन्न करवाते हैं, धार्मिक संस्कार होते हैं, संस्कार जो संपन्न करवाता है उसे भगत बोलते हैं। ठीक है, पाखरिया, भील जनजाति में पाखरिया को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो पाखरिया व्यक्ति है उसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। क्यों बताया गया है? जो जो भील जब सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे पाखरिया कहते हैं। सैनिक के घोड़े को मार देता है, दुश्मन के घोड़े को मार देता है तो उसे पाखरिया कहते हैं। ठीक है, वेशभूषा की बात कर लेते हैं। वेशभूषा, वेशभूषा में क्या क्या आएगा? डेपाड़ा, डेपाड़ा क्या है? जो तंग धोती पहनते हैं ना, जो तंग धोती उसे डेपाड़ा कहते हैं, जो पुरुष पहनते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पुरुष पहनते हैं, ध्यान रखिएगा, पुरुष पहनते हैं। इसके अलावा पोत्या, पुरुषों द्वारा सिर पे पहना जाने वाला साफा, सफेद साफा, पुरुषों द्वारा सिर पे एक सफेद साफा पहना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पोतिया बोलते हैं। तो ये थोड़ा याद रख लिया, डेपाड़ा, तंग धोती, पोत्या, सफेद साफा। उसके अलावा हम बात कर ले पीरिया, विवाह के समय जब दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा, घाघरा। पीरिया पीले रंग का लहंगा, ध्यान रखिएगा, जो घाघरो पहने जाए विवाह के समय बिना पीरिया बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने सिंदूरी, लाल रंग की साड़ी को, लाल रंग की साड़ी को। खोएतू, खोएतू की बात करिए अपा, कमर पर बांधे जाने वाली लंगोट।
खोइतू जो लंगोटिया भील है उसके द्वारा खोइतू पहनी जाती है, लंगोट पहनी जाती है। ठीक है, खोइतू पहनी जाती है, जो लंगोट है उससे बोलते हैं खोइतू। ठीक है, कच्छाबू, कच्छाबू क्या है? जो महिलाओं के घुटने तक का घाघरा है, जो घुटने तक का घाघरा है उसे बोलते हैं कच्छाबू। ध्यान रखिएगा, जो घुटने तक का घाघरा पहनती है, छोटा घाघरा पहनती है, उसे क्या बोलते हैं? कच्छाबू। फालू क्या है? ये एक कमर का आगोछा है, कमर में पहने जाने वाला आगोछा है, आगोछा है। उसके अंगरूठी, अंगरूठी क्या है? स्त्रियों द्वारा पहनना जाने वाली चोली। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन प्रथाओं के बारे में बात करते हैं, जो प्रमुख प्रथाएं हैं उनके बारे में। जो भील जनजाति की प्रमुख प्रथाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दापा, दापा क्या है? लड़की के पिता द्वारा लड़की के पिता को कन्या के मूल्य चुकाना। ठीक है, दापा क्या होता है? लड़के का पिता लड़की के पिता को कुछ मूल्य देता है लड़की का, उसे दापा बोलते हैं। ठीक है, गोल गोंधेड़ा प्रथा, इस प्रथा के अनुसार भील युवक अपना शौर्य व साहस का प्रमाणित करते हुए विजय होता है, उसे शादी हेतु किसी भी युवती को चुनने का अधिकार होता है। ये भील जनजाति में होता है, ये प्रथा होती है। उसके द्वारा जो युवक शौर्य साहस का प्रमाण देता है, प्रमाणित करता है, उसे किसी भी युवती से शादी करने का अधिकार होता है। वो किसी भी युवती को शादी करने के लिए चुन सकता है। कट्टा क्या होता है? कट्टा मृत्यु भोज की प्रथा होती है। ध्यान रखिएगा, जब मृत्यु होती है, जब भोज करवाते उसे कट्टा बोलते हैं। गोदना प्रथा, गोदना प्रथा क्या होती है? भील स्त्री पुरुष को अलंकृत करने के लिए गोदना का प्रयोग करते हैं। भील महिलाओं के द्वारा आंखों के सिरों पर दी आड़ी लकीर गुदवाना भील होने का प्रतीक होता है। ध्यान रखिएगा, आंखों पर एक लकीर, आड़ी लकीर गुदवाना होता है, उसे गोदना प्रथा होती है। हाथी बेड़ो क्या होती है? हाथी बेड़ो क्या होती है? हाथी बेड़ो, हाथी बेड़ो क्या होती है? विवाह की प्रथा होती है जिसमें वर तथा वधू द्वारा बांस व पीपल के सांगवान के वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाती हैं। हाथी बेड़ो क्या होती है? वर तथा वधू के द्वारा बांस पीपल या सांगवान के वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं, सामने फेरे लेते हैं। केसरिया नाथ की छड़ी हुई केसर, केसरिया नाथ की छड़ी, भील केसरिया नाथ जी के छड़ी हुई केसर का पानी पीकर झूठे नहीं बोलते। ध्यान रखिएगा, झूठ नहीं बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, केसरिया नाथ जी की केसर छड़ी हुई पीकर उसे झूठ नहीं बोलते हैं।
जो फायरे फायरे हैं, ठीक है, ये होता है रणघोष। मीणा जनजाति के किक्कर मार करते हैं, और जो भील जनजाति के संकट के समय एक रणघोष करते हैं, फायरे फायरे बोलकर, ध्यान रखिएगा, फायरे फायरे बोलकर रणघोष करते हैं। मोताणा, मोताणा क्या होता है, एक तरीके से उदयपुर में जो भील मीणा होते हैं, भील होते हैं, सॉरी भील मीणा, भील होते हैं, उनमें एक प्रचलित प्रथा होती है, खून खराबे के पर जुर्माना वसूला जाता है। इसके अंतर्गत खून खराबा होता है तब क्या होता है, जुर्माना वसूला जाता है। जो बढ़ोतरा क्या होता है, मोताणा प्रथा में वसूली गई राशि। जो मोताणा होता है वो प्रथा, उसमें वसूली गई राशि, ठीक है, वसूली गई राशि। आगे हम बात कर लेते हैं विवाह के, जो विवाह के संबंधित विवाह, हरण विवाह, बिलों में हरण विवाह होता है, लड़की को भगाकर की जाने वाली शादी, हरण में संबंधित आ रहा है, लड़की को भगाकर की जाने वाली शादी, ध्यान किया, लड़की को भगाकर की जाने वाली शादी। परिवीक्षम, परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा विवाह क्या है, लड़का लड़की के घर रहकर अपने आप को, एक तो परीक्षा होती है, वहां काम करता है, और उसको ये साबित करना होता है कि मैं, सास का प्रदर्शन करता है मान लीजिए, और लड़की के घर रहकर एक तरीके से परीक्षा देता है, उसे परिवीक्षा विवाह होता है। लड़का लड़की के घर रहता है कुछ दिन, फिर उस लड़का और लड़की की शादी करवा दी जाती है, ठीक है। दापा करना, क्रय विवाह, क्रय विवाह या दापा, वर द्वारा वधू का मूल्य चुकाकर की जाने वाली शादी, यानी कि लड़का है, लड़की के पिता या पक्ष को पैसे देके उसे शादी करना, क्रय विवाह, ठीक है। भागोरिया विवाह, भागोरिया विवाह क्या है, भागोरिया विवाह में एक त्योहार होता है, उस समय लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, ये भागोरिया विवाह है, ठीक है। सेवा विवाह, शादी से पहले लड़के, जो लड़का है वो अपने बनने वाले सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। जो सेवा विवाह है उसमें शादी से पूर्व लड़के को अपने होने वाले सास ससुर को सेवा करनी पड़ती है।
ठीक है। एक तरीके से मान लीजिए ये परिवीक्षा विवाह भी है, ठीक है। हट विवाह, लड़के तथा लड़की द्वारा भाग कर की जाने वाली शादी, ठीक है। लड़के व लड़की द्वारा भाग कर की जाने वाली शादी, ठीक है। अब चलो ठीक है, बात कर लेते हैं नृत्यों के बारे में। नृत्य, नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है और नृत्यों में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं नृत्यों के बारे में। युद्ध नृत्य, एक तरीके से ये नृत्य बंद हो चुका है, पुरुषों द्वारा युद्ध किया जाता है, एक तरीके से युद्ध नृत्य। शिकारी नृत्य, शिकार करके किया जाता है, आखेट किया जाता है शिकारी नृत्य में, ठीक है। इसके अलावा नेजा, नेजा क्या है? नेजा में किसी खंबे से नारियल बांध दिया जाता है, एक खंबा होता है उसे नारियल बांध दिया जाता है और उस खंबे से बने नारियल को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, एक तरह से खेल नृत्य होता है, मतलब इसको फोड़ा जाता है, जो पुरुष से इसे फोड़ता है वो नेजा नृत्य होता है, ठीक है। नेजा सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे गौरी, गौरी नृत्य या राई नृत्य। अब जो गौरी नृत्य है और राई नृत्य है ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। गौरी नृत्य इसके ये 40 दिन तक चलता है, ध्यान रखिएगा 40 दिन तक चल, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है और दिन दिन में ये नृत्य खेला जाता है। ये काफी पवित्र जो गौरी है, ये ध्यान रखिएगा पार्वती जी का पर्यायवाची है। गौरी नृत्य के बारे में मैं बता देता हूं, ये 40 दिन तक चलता है और दिन में ही खेला जाता है ना, क्या दिन में ही खेला जाता है। गौरी पार्वती जी से है, जो भगवान शंकर है, जो शिव जी हैं, जानिएगा शिव जी हैं जो काफी भोले हैं। शंकर की पूजा देवता और राक्षस इंसान सब करते हैं और ये किसी को भी कुछ भी वरदान देते हैं और इससे देवताओं को काफी प्रॉब्लम भी होती है। एक बार की बात है, आपको शायद भस्मासुर के बारे में पता होगा। भस्मासुर ने काफी कठोर भगवान शिव जी की पूजा की, यानी कि एक तरीके से उन्होंने काफी कठोर परीक्षा देके, एक जो अब वरदान लेते थे पहले उनकी बताता परीक्षा कर देते, वो पूजा करते थे बहुत ही कठिन है और भगवान शिव जी को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद में क्या हुआ? प्रसन्न करने के बाद में भस्मासुर द्वारा शिव जी से एक वरदान मांगा गया कि भगवान शिव मुझे एक ऐसा कड़ा दीजिए जिसको अगर मैं किसी के ऊपर भी फेल दूं, किसी के ऊपर से घुमा दूं तो वो भस्म हो जाए, ठीक है, भस्म हो जाए। तो भगवान शिव जी हैं उसकी कठिन परीक्षा से, कठिन पूजा से प्रसन्न थे, तो उन्होंने भस्मासुर को वो कड़ा दे दिया। अब क्या हुआ?
भगवान शिव जी ने उनको कड़ा तो दे दिया, भस्मासुर ने यह बोला सर मैं भगवान इसकी, मैं शिव जी मैं इसकी प्रैक्टिकल करना चाहता हूं, एक तरीके से इसको देखना चाहता हूं कि कैसे ये काम करता है या नहीं करता है। तो शिव जी ने बोल दिया कर लीजिए। अब क्या हुआ, भस्मासुर ने यह बोला मैं तो शिव जी भगवान शंकर आप पे ही इसका क्या करने वाला हूं, प्रैक्टिकल करने वाला हूं। अब क्या हुआ, भस्मासुर पीछे और शिवजी आगे। इसी को देखते हुए देवताओं में हड़कंप मच गया। इसी को देखते हुए भगवान विष्णु है, उन्होंने मोहिनी का अवतार धारण किया, उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक स्त्री का रूप धारण किया, बहुत ही सुंदर। तो उसी को देखते हुए भगवान विष्णु जो मोहिनी का रूप धारण किया, उन्होंने भस्मासुर को बोला कि आप तो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अच्छे हो। तो आप तो उन्होंने एक तरीके मोहित कर लिया भस्मासुर को अपने आप की तरफ। तो भस्मासुर को यह बोला आप तो बहुत ही अच्छे हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो शादी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नृत्य करना पड़ेगा। ठीक है, नृत्य करना पड़ेगा। इसी नृत्य में करते करते जो मोहिनी है कि जैसे मैं नृत्य करती हूं आपको वैसा ही नृत्य करना पड़ेगा। तो नृत्य करना पड़ेगा, तो देख लीजिएगा क्या हुआ, मोहिनी जैसे जैसे करती गई और मोहिनी ने अपना हाथ कहां, अपने सर के ऊपर से घुमाया, तो भस्मासुर भी अपने सर से घुमाया और मोहिनी ने बोला भस्म, तो उससे ही भस्मासुर भस्म हो गया खुद से ही। ठीक है, ये कहानी है शिवजी और भस्मासुर की, और यहीं से गौरी नृत्य स्टार्ट हुआ है। पार्वती जी का रूप लिया था विष्णु ने। ठीक है, यही गौरी नृत्य है। ठीक है, यहीं से गौरी नृत्य नाम पड़ा। अब गौरी के बारे में कंप्लीट थोड़ा बात कर लेते हैं अपन। राई नृत्य, गौरी माता पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, ये कहां किया जाता है, सावन भादो में। सावन भादो में आयोजित किया जाता है। इसमें मुखौटा पहना जाता है, धार्मिक नृत्य है, और इसमें केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। 40 दिन तक चलता है, ओनली दिन में ही होता है। ध्यान रखिएगा, दिन दिन में ही ये चलता है। ठीक है, यहां पे मादल व थाली बजाने के कारण, ठीक है, मादल था इनका राई नृत्य नाम पड़ा था। ठीक है, राई नृत्य कैसे नाम पड़ा, मादल व थाली बजाई जाती इसलिए राई नृत्य इसका नाम पड़ा था। ठीक है, यहां पे ये क्लियर हो गया आपका। अब गौरी नृत्य से और क्या क्वेश्चन बनता है, यहां पे बात कर लेते हैं। यहां पे लोग जो अलग अलग क्या करते हैं, कैरेक्टर होते हैं इसमें। ठीक है, गौरी नृत्य में पात्र होते हैं, 4 पात्र होते हैं यहां पे। पहला पात्र तो भगवान शिव जी का पात्र, उसे पूरिया बोलते हैं। ध्यान रखिए। सेकंड बात कर लेते हैं, सूत्रधार होता है। सूत्रधार होता है, वो कौन होता है, कुटकुटिया। ठीक है, कुटकुटिया होता है सूत्रधार। और तीसरा नंबर कविता बोल होता है, जो कविता गाता है, झामटिया, उसे झामटिया बोलते हैं। और 4 नंबर होता है कविता दोहराने वाला। ठीक है, कविता दोहराने वाला होता है, वो होता है खटकठिया। ठीक है, वो होता है कठकठिया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूरिया, कुटकुटिया,
जम्मट और खटखटिया, ये क्या है? ये पात्र हैं, ध्यान रखिएगा, गौरी नृत्य के पात्र हैं। ये पुरुषों द्वारा ही, जो पात्र हैं पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गौरी नृत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके अलावा द्विचक्री, द्विचक्री में क्या होता है? द्विचक्री में विवाह के अवसर पे पुरुषों और महिलाओं द्वारा वृत्ताकार होकर नृत्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, द्विचक्री दो वृत्ताकार के चक्कर में होके नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं अपन हाथी मना। हाथी मना नृत्य है जो एसआई में आ चुका है, राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा जा चुका है। ये ध्यान रखिएगा, हाथी मना, हाथी पर बैठ के नृत्य किया जाता है। हाथी मना अवसर पुरुषों द्वारा घुटनों के बल पे बैठकर नृत्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, घुटनों के बल बैठ के नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा, या हाथी पर बैठ के नृत्य किया जाता है। हाथी मना हो गया, नेजा हो गया आपका, द्विचक्री हो गया। ठीक है, यहां पे ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो मेले और त्योहार होते हैं उनके बारे में। त्योहार, भीलों के त्योहार और उत्सव। भीलों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है होली। क्या? होली सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। और गल नाम से एक त्योहार मनाया जाता है, होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। होली पर्व है, होली का त्योहार के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसमें मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए गल के खंबे पर झूलकर 3, 5 या 7 परिक्रमा की जाती है। ध्यान रखिएगा, गल है, गल के खंबे में पर झूलकर 3 से 5 या 7 परिक्रमाएं करते हैं। गड, गड क्या होता है? होली के पश्चात जो एकादशी आती है, एकादशी आती है, उस पर्व पर एक आयोजन किया जाता है और उसमें भील युवक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और मनोरंजन करते हैं और इसका आयोजन करते हैं। और इसके अलावा दिवासा, दिवासा क्या है? जून माह में मनाया जाता है। कौन से माह में? जून माह में मनाया जाता है, जून महीने में मनाया जाता है। इस दिन भीलों के द्वारा सामूहिक रूप से विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है और बलि देना था मध्य का तर्पण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भगोरिया, भगोरिया का विवाह है एक विवाह योजन जोड़े के मिलान हेतु आयोजित किया जाता है। एक आयोजन होता है, एक जिसे लड़के लड़की अपने को पसंद करके शादी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शादी कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं मेले। वेणेश्वर मेला, डूंगरपुर में लगता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को सोममाही
जाखम नदी के संगम पर भरता है। ध्यान रखिएगा, कब लगता है? डूंगरपुर में लगता है माघ पूर्णिमा को। वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को लगता है, सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर भरता है। 2 नंबर है घोटिया। अंबा का मेला क्या लगता है? बांसवाड़ा में। कहां लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। यह मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है और इसे भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। कहां कहा जाता है? घोटिया मेला कब लगता है? कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या का लगता है, उसे भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें महुआ, भीलों में सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है और महुआ की शराब बनाकर पी जाती है। ठीक है, महुआ की वृक्ष की शराब बनाकर भीलों द्वारा पी जाती है। किसी भी प्रकार का आपको इस क्लास को लेकर डाउट है तो आप अपने डाउट है जो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आपको कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे द्वारा वो दोबारा क्लास ले ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हर एक कमेंट का आपको आंसर मिलने वाला है। अदरवाइज किसी भी प्रकार की जॉब्स वैकेंसी के लेकर आपको अपडेट रहना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है हमारे द्वारा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में जो होने वाला है भील जनजाति के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।